नंदनपुर जंगल में बस एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार थे। इस गांव में माधव नाम का एक आदमी फिश पकौड़े अपने छोटे से ढाबे पर बेचता था। माधव बहुत जलनखोर और लालची आदमी था। वो रोज सुबह सुबह ही उठता और बाजार से घटिया क्वालिटी का मछली लाता और उस पर पकौड़ा का रंग मार के बेचता था, जिससे वो फिश पकौड़ा लोगों को काफी अच्छा लगता। माधव के हाथ के बने फिश पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि उसके ढाबे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक ग्राहक फिश पकौड़े खाते हुए बोला, अरे भाई माधव, आज तो तुम्हारे हाथ के बने फिश पकौड़े खाकर मजा आ गया। आखिर तुम इसमें ऐसा क्या डालते हो कि इनका स्वाद इतना अच्छा होता है? अरे नहीं भाई, ये तो मेरे फिश पकौड़ों का खास राज है। मैं इसे तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा और ना ही किसी और को बताऊंगा। आखिर मुझे क्यों नहीं बताएगा भाई, ऐसा क्यों? अगर तुम्हें मेरे फिश पकौड़े इतने पसंद हैं, तो जब मन करे मेरे ढाबे पर आकर खा लिया करो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं तुम मेरे सामने अपना दूसरा ढाबा ही ना खोल लो। धीरे धीरे माधव के फिश पकौड़े पूरे नंदनपुर गांव और आसपास के जंगल में मशहूर हो गए। उसकी अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन माधव हमेशा यही सोचता रहता था कि उसकी दुकान पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कैसे आएं और वो और अधिक पैसे कैसे कमाए। एक दिन माधव अपने ढाबे पर फिश पकौड़े बेच रहा था। तभी उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक नया ढाबा बनाया जा रहा है। ये देखकर माधव परेशान हो गया। वो मन ही मन बोला, अरे ये क्या हो रहा है? कोई मेरे ढाबे के ठीक सामने अपना ढाबा क्यों खोल रहा है? मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे अभी जाकर उससे बात करनी होगी। माधव तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा। वहां दीपक नाम का एक आदमी अपना ढाबा बना रहा था। माधव ने गुस्से में पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ अपना ढाबा क्यों खोल रहे हो? भैया, यहाँ जमीन खाली पड़ी थी, इसलिए मैं यहाँ अपना ढाबा खोल रहा हूँ। तुम यहाँ ढाबा नहीं खोल सकते। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा फिश पकौड़ों का ढाबा ठीक सामने है? मैं तुम्हें अपने सामने फिश पकौड़ों का ढाबा नहीं खोलने दूंगा। हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये ढाबा मेरा है। यहाँ मैं क्या बनाऊं और क्या बेचूं, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैंने तुम्हें बताया ना कि ये मेरा ढाबा है। मैं अपने ढाबे में जो चाहूं बेच सकता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि तुम कुछ भी बनाकर बेचो, लेकिन फिश पकौड़े मत बेचना। मैं फिश पकौड़े ही बनाऊंगा और बेचूंगा। अगर रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारी दुकान खुल गई तो मेरे ग्राहक तुम्हारे पास चले जाएंगे। अगर मेरे फिश पकौड़े अच्छे होंगे तो लोग मेरे पास आएंगे, और अगर तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे पास। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार मामला गांव के मुखिया हरिदास तक पहुंच गया। मुखिया ने दोनों को बुलाकर पूछा, क्या हुआ माधव, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? मुखिया जी, आप जानते हैं कि मेरा ढाबा इस गांव में बहुत पुराना है। फिर ये आदमी मेरे सामने फिश पकौड़ों का ढाबा कैसे खोल सकता है? इससे मेरे ढाबे पर बहुत असर पड़ेगा। माधव, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इतने बड़े गांव में अगर एक और ढाबा खुल रहा है तो उसे भी थोड़ा बहुत कमाने दो। आखिर सब कुछ स्वाद और मेहनत पर निर्भर करता है। जिसके फिश पकौड़े स्वादिष्ट होंगे, ग्राहक उसी के पास जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। मैं भी माधव भाई को यही समझा रहा था, लेकिन ये मेरी बात समझने को तैयार नहीं थे। मुखिया की बात सुनकर माधव गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद दीपक ने अपना ढाबा खोल दिया। ये देखकर माधव बहुत परेशान हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने जल्दी ही इस दीपक के बारे में कुछ नहीं किया तो यह मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। अब माधव ने दीपक के ढाबे को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहले अपनी फिश पकौड़ों की कीमत कम करने का फैसला किया। उसने फिश पकौड़ों की कीमत 120 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दी। कीमत कम होते ही माधव के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर माधव मन ही मन बहुत खुश हुआ।
लेकिन दूसरी तरफ दीपक काफी परेशान हो गया। वो सोचने लगा, अगर माधव इसी तरह कीमत कम करता रहा तो मेरे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद दीपक ने भी अपने फिश पकौड़ों के दाम घटाकर 100 रुपए कर दिए। अब कम कीमत होने की वजह से दोनों ढाबों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी। ये देखकर माधव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, ये दीपक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं इसे किसी भी हालत में अपने सामने टिकने नहीं दूंगा। इसके बाद माधव ने अपने फिश पकौड़ों में घटिया और सस्ती सामग्री मिलानी शुरू कर दी। इससे उसकी लागत काफी कम हो गई। उसने अपने फिश पकौड़ों की कीमत घटाकर सिर्फ 50 रुपए कर दी। सिर्फ 50 रुपए में फिश पकौड़े मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग माधव के ढाबे पर पहुंचने लगे। ग्राहकों की भीड़ देखकर माधव मन ही मन खुश होने लगा। तभी एक ग्राहक ने फिश पकौड़े खाते हुए कहा, वाह माधव, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी कम कीमत में इतने स्वादिष्ट फिश पकौड़े खिला रहे हो। अब तो हम सिर्फ तुम्हारे ही ढाबे पर आएंगे। अरे भाई, तुम लोग मेरे पुराने ग्राहक हो। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बस तुम लोग आते रहो। बाकी किसी दुकान की चिंता मत करो। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी माधव के ढाबे पर आया। उसने पूछा, बेटा, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर इतने पैसों में तुम्हारी फिश पकौड़ा मिल जाए तो दे दो। ये सुनकर माधव गुस्से में बोला, अबे ये बुढ़े, जब तुम्हारी जेब में 50 रुपए हो तब आना। अब यहाँ से जाओ। बूढ़ा आदमी चुपचाप वहां से जाने लगा। फिर वो सीधे दीपक के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बता दी। दीपक ने उसकी हालत देखकर बिना कुछ पूछे उसे अपने फिश पकौड़े खाने के लिए दे दिए। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी फिश पकौड़ा खरीद सकूं। दीपक मुस्कुराकर बोला, अरे काका, क्या मैंने आपसे पैसे मांगे? नहीं ना। आप जब भी मन करे यहाँ आकर भरपेट फिश पकौड़े खाइए। पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बूढ़े आदमी ने फिश पकौड़े खाए और दीपक को दिल से आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, आज तुमने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया है। मेरा आशीर्वाद है कि जो भी तुम्हारे साथ बुरा करेगा, उसका किया हुआ कर्म एक दिन उसी के पास लौटकर जरूर आएगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। माधव के लालच के कारण उसे लगातार नुकसान होने लगा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ दीपक की दुकान बंद करवाने पर था। एक दिन माधव खुद से बोला, बस अब बहुत हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जल्द ही अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा। अब इस दीपक का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। माधव ने कुछ भाड़े के गुंडों को बुलाया। उसने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दीपक ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। आज रात इसके ढाबे का ऐसा हाल कर देना कि ये दोबारा अपना ढाबा खड़ा ही न कर पाए। एक गुंडा बोला, माधव भैया, आप चिंता मत करो, सुबह तक आपका काम हो जाएगा। माधव ने उन्हें 5,000 रुपए एडवांस देते हुए कहा, ये लो 5,000 रुपए। काम पूरा होने के बाद बाकी 5,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम मैंने करवाया है। रात के अंधेरे में वे लोग दीपक के ढाबे के पास पहुंचे और उसके ढाबे में आग लगा दी। अगली सुबह जब दीपक अपने ढाबे पर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा ढाबा जलकर राख हो चुका था। दीपक जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। दीपक जले हुए ढाबे को देखकर बोला, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया। फिर उसने माधव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे शक है कि ये सब माधव नहीं करवाया है। वही मेरे ढाबे से जलता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं उसके सामने अपना ढाबा खोलूं। माधव तुरंत बोला, अरे दीपक, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने मेरे सामने ढाबा खोला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा ढाबा जलवा दूं। गांव का एक आदमी बोला, हाँ भाई, माधव यहाँ कई सालों से ढाबा चला रहा है। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता।
जरूर किसी और ने तुम्हारा ढाबा जलाया होगा। दीपक बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। माधव अंदर ही अंदर खुश था। अब दीपक का ढाबा बंद हो चुका था। माधव ने फिर से अपनी फिश पकौड़ों की कीमत 100 रुपए कर दी। अब लोग मजबूरी में उसके ढाबे पर फिश पकौड़े खाने आने लगे। एक दिन मुखिया हरिदास भी माधव के ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने कहा, माधव, ये क्या बात हुई? जैसे ही दीपक का ढाबा बंद हुआ तुमने अपनी फिश पकौड़ों की कीमत फिर बढ़ा दी। मुखिया जी, मछली और मसालों के दाम बढ़ गए हैं। मैं लोगों को अच्छी चीज खिलाना चाहता हूँ, इसलिए कीमत थोड़ी बढ़ानी पड़ी। ठीक है, कीमत बढ़ाना तुम्हारा फैसला है, लेकिन ध्यान रखना खाने में किसी तरह की मिलावट मत करना। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं गांव वालों को खराब खाना क्यों खिलाऊंगा। ठीक है, 1 प्लेट फिश पकौड़े लगा दो और 2 प्लेट पैक भी कर देना। माधव फिश पकौड़े बनाने लगा। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मुखिया ने माधव को अपने घर बुलाया। माधव जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि दीपक पहले से वहां मौजूद था। मुखिया बहुत गुस्से में थे। उन्होंने माधव से कहा, क्यों माधव, मैंने सुना है कि तुम फिश पकौड़ों में मिलावट कर रहे हो और तुमने दीपक का ढाबा भी जलवा दिया। नहीं मुखिया जी, दीपक झूठ बोल रहा है। वह मुझे फंसाना चाहता है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम्हें कैसे पता कि ये बात मुझे दीपक ने बताई है? मुखिया जी, जब दीपक पहले से यहाँ मौजूद है तो और कौन आपको ये बात बता सकता है? नहीं माधव, ये बात मुझे दीपक ने नहीं बल्कि रतन ने बताई है। रतन का नाम सुनते ही माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। मुखिया ने रतन को बुलाया। रतन वही आदमी था जिसे माधव ने दीपक का ढाबा जलाने के लिए पैसे दिए थे। रतन के सामने आते ही माधव समझ गया कि अब उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है। मुखिया ने कहा, रतन, अब तुम सबके सामने पूरा सच बताओ। मुखिया जी, दीपक के ढाबे में आग हमने ही लगाई थी और ये काम हमें माधव ने दिया था। उसने हमें पैसे भी दिए थे। मुखिया ने माधव की तरफ देखा और कहा, अब बोलो माधव, क्या ये सच है? माधव के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मेरे सामने फिश पकौड़ों का ढाबा खोले। सालों की मेहनत के बाद मैंने अपनी दुकान को इस मुकाम तक पहुंचाया था, इसलिए मैं दीपक को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें किसी दूसरे की मेहनत रोकने का अधिकार नहीं देती। तुमने सिर्फ दीपक का ढाबा नहीं जलाया, बल्कि गांव वालों को मिलावटी खाना खिलाकर उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। फिर माधव ने दीपक की तरफ देखकर कहा, दीपक, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, मैं उसकी पूरी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें दीपक का पूरा नुकसान भरना ही होगा, लेकिन आज के बाद तुम गांव में अपना ढाबा नहीं चला सकते जब तक मैं तुम्हें दोबारा इसकी इजाजत न दूं। माधव ने सिर झुका लिया। इसके बाद उसने दीपक के जले हुए ढाबे का पूरा नुकसान भर दिया। उसने गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की और सभी से माफी मांगी। दीपक ने भी उसकी गलती को माफ कर दिया। धीरे धीरे माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि किसी दूसरे को गिराकर अपनी दुकान को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। कहानी की सीख: लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही लंबे समय तक सफलता देता है। किसी की तरक्की से जलने के बजाय खुद मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल एक दिन जरूर मिलता है।